नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी सूफी काव्य, तो सूफी काव्य से संबंधित ही मैं नेक्स्ट क्लास जो है लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, थोड़ा सा धीरे चल रही है क्लास, लेकिन अभी होली का अवसर है तो चिंता न करें, अभी मैं लगभग क्लासें आपकी करवा दूंगा। ठीक है, बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन अब करवा दूंगा, चिंता नहीं करें। सूफी काव्य की बात करते हैं तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा जिसकी रचना 1501 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी रचना? 1501 ईस्वी में। इससे पहले हम जो रचनाएं पढ़ चुके हैं वो रचनाएं हम पढ़ चुके हैं इससे पहले हम रचनाएं पढ़ चुके हैं। तो वो कौन कौन सी रचनाएं पढ़ चुके हैं? उनमें है एक नंबर पर हमारे पास आती है 1370 ईस्वी असाहित कृत हंसावली। फिर 1389 ईस्वी में मुल्ला दाऊद कृत चंदायन। ठीक है ना। उसके अलावा 1459 ईस्वी में दामोदर दास कृत लखम सेन पद्मावती कथा। 3 नंबर पर है 1473 ईस्वी ढोला मारूरा दूहा। ठीक है ना। कवि कल्लोल कृत ढोला मारूरा दूहा। तो 1300 में लगभग 2 रचनाओं की बात चलती है, 1370 और 89 में। 1400 में 2 है। उसके बाद 1501 में हमारे पास आती है सत्यवती कथा। क्या आती है? सत्यवती कथा। और 1503 में आती है हमारे पास मृगावती। ठीक है ना। चलते हैं वापस। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को आचार्य शुक्ल ने सूफी रचना नहीं माना है, एक बात। दूसरी बात, सूफी काव्य में स्थान नहीं दिया है। किसमें दिया है? राम काव्य में। सत्यवती कथा को किसमें दिया है? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को उन्होंने राम काव्य में स्थान दिया है, सूफी काव्य में स्थान नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो प्रथम सूफी रचना है वो कुतुबनकृत मृगावती को माना है। किसको माना है? कुतुबनकृत मृगावती को माना है। और इसकी रचना कब मानी है? 1501 ईस्वी मानी है। कुतुबनकृत मृगावती को प्रथम रचना माना है और इसकी रचना कब मानी है? 1501 ईस्वी में मानी है। सत्यवती कथा जो है आचार्य शुक्ल ने इसको स्थान नहीं दिया, गणपति चंद्र गुप्त ने इसको सूफी काव्य के अंतर्गत लिया है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका वर्णन मिलता है, 1501 ईस्वी मिलता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सत्यवती कथा की। तो इसका नायक जो है वो है ऋतुपर्णा। नायक जो है वो इसका क्या नाम है? ऋतुपर्णा है। और नायिका जो है वो इसकी सत्यवती है। नायिका कौन है? सत्यवती है। गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार
गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार यह रचना एक पतिव्रता की कहानी होने से, यह रचना एक पतिव्रता की कहानी होने से धार्मिक भी प्रतीत होती है, लेकिन कथा में अत्यधिक महत्व प्रेम का है, अतः इसे प्रेमाख्यान परंपरा में ही रखा गया है। गणपति चंद्र गुप्त ऐसा लिखते हैं। और ये संदर्भ कहां से लिया गया है? ये हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा संपादित है? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में ये लिया गया। मतलब डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें जो सूफी काव्य लिखा गया है वो गणपति चंद्र गुप्त का लिखा गया है। अर्थात सूफी काव्य से संबंधित जो भी वाक्य रहेंगे वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के ही रहेंगे। तो वो ये लिखते हैं कि यह रचना एक पतिव्रता की कहानी होने से धार्मिक भी प्रतीत होती है, लेकिन कथा में अत्यधिक महत्व प्रेम का है, अतः इसे प्रेमाख्यान परंपरा में ही स्थान देना चाहिए। प्रेमाख्यान परंपरा, गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रेमाख्यान परंपरा कहा है। रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य कहा है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है, प्रेम पर आश्रित शाखा कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान ही नहीं दिया, ठीक है ना। और गुप्त जो है, गुप्त इसे प्रेमाख्यान परंपरा की एक महत्वपूर्ण रचना मानते हैं। इसकी भाषा जो है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे प्रथम प्रेमाख्यान रचना मानते हैं। सत्यवती कथा में 5-5 अर्दालियों पर 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम रखा गया है। कुल 58 दोहों पर रचना समाप्त हो जाती है। कुल 58 दोहों पर रचना समाप्त हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, भाषा जो इसकी है वो अवधी है, ठीक है ना। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। हंसावली में भी 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया था। सत्यवती कथा में भी 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है। कुतुबन कृत मृगावती में भी 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है। मंजन कृत मधुमालती में भी 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है। और जस्ट इसके बाद जो सबसे पहले 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग जिसने किया था वो थे जायसी। जायसी ने 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे के क्रम को तोड़ा और फिर उन्होंने क्या किया था, 7-7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया था जायसी ने, ठीक है ना। फिर जायसी का अनुकरण जो है वो उस्मान ने किया था चित्रावली में। जायसी का अनुकरण जो है वो उस्मान ने किया था चित्रावली में। उन्होंने भी 7-7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया था चित्रावली में, ठीक है ना। और उस्मान के पीछे पीछे शेख नबी आए थे। शेख नबी में भी, ठीक है ना, शेख नबी ने भी 7-7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया था। उसके बाद कासिम शाह आए। कासिम शाह ने भी 7-7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया था। बाकी सूफी काव्य के अंदर अर्दालियों के बाद दोहे का प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने दोहों के साथ बरवे का भी प्रयोग किया है और अर्दालियों का भी अलग अलग रहा है। कुछ लोगों ने 7-7 अर्दालियों पर, कुछ ने 5-5 अर्दालियों पर और कुछ ने 10-10 अर्दालियों पर। जैसे यूसुफ जुलेखा जो है, शेख निशार कृत यूसुफ जुलेखा जो रचना है, जुलेखा जो रचना है, उसमें 10-10 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है। उसी तरह नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है उसमें अर्दालियों के बाद दोहे बरवे छंद का प्रयोग किया गया है, दोहे का प्रयोग नहीं किया गया। ये देखना है कथासार, सत्यवती कथा का कथासार। राजकुमार ऋतुमर्णा राजकुमारी को प्रथम दृष्टया देखते हैं। कौन सा प्रेम है यहाँ? प्रथम दृष्टया प्रेम है, ये याद रखना है। ऋतुपर्ण जो है, राजकुमार ऋतुपर्ण जो है वो राजकुमारी को
प्रथम बार देखता है और देखते ही रह जाता है। प्रथम बार देखता है और देखते ही रह जाता है। और इस तरह से ऋतुपर्ण का देखना राजकुमारी को पसंद नहीं आता है और वह उसको कोढ़ी होने का शाप दे देती है। लेकिन ऋतुपर्णा जो है वो राजकुमारी पर इतना अधिक मोहित हो जाता है कि वह कोढ़ी होने के बावजूद भी राजकुमारी के महल के आगे जाकर बैठ जाता है और हमेशा वहीं बैठा रहता है। एक बार ऐसा होता है कि राजकुमारी और उसके पिता जो थे वो हमेशा साथ में खाना खाते हैं, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि राजकुमारी किसी कारण से पिता के साथ खाना खाने के लिए उपस्थित नहीं हो पाती है। पिता को बहुत अधिक क्रोध आता है और वह क्रोधित या क्रोध में अपनी बेटी सत्यवती का विवाह जो है अपने महल के बाहर ही बैठे एक कोढ़ी से करवा देती है और इस प्रकार ऋतुपर्णा से सत्यवती का विवाह हो जाता है। सत्यवती उसको लेकर जगह जगह घूमती रहती है, या मतलब कहने का मतलब जैसे भी मंदिर मस्जिद जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद भी फिर वो अंत में ऐसा आता है कि वह कहती है कि वास्तव में अगर मैं पतिव्रता हूँ तो चारों तरफ अंधकार फैल जाना चाहिए। तो उसी तरह होता है और चारों तरफ अंधकार फैल जाता है। सभी देवी देवता जो है वो आते हैं और सत्यवती से इसके बारे में भी इस तरह से आप मत कीजिए, इसके लिए अनुनय करते हैं। तब वो कहती है कि मेरा पति ठीक हो जाना चाहिए और उसका पति जो है पुनः ठीक हो जाता है। इस प्रकार ये ऋतुपर्णा की कहानी है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कुतुबनकृत मृगावती। कुतुबनकृत मृगावती, कुतुबनकृत मृगावती की बात करें तो इसकी रचना कब हुई थी? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी 1503 ईस्वी की हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मृगावती का जो काल माना है वो 1501 ईस्वी माना है। क्या माना है? 1501 ईस्वी। 1503 ईस्वी किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसमें? डॉक्टर नगेंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में। डॉक्टर नगेंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में। और मृगावती को ही आचार्य शुक्ल ने, किसने? आचार्य शुक्ल ने क्या है? प्रथम सूफी रचना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को ही प्रथम सूफी रचना माना है। मृगावती की भाषा की हम बात करते हैं तो इसकी भाषा जो है वो अवधी है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। इससे पहले हम किसकी बात करके गए थे? सत्यवती कथा की। उसकी भाषा भी कौन सी थी? अवधी थी। और मृगावती में भी क्या है? मृगावती में भी 5-5 अर्दालियों पर, कितनी? 5-5 अर्दालियों पर दोहे का प्रयोग है। 5-5 अर्दालियों पर दोहे का प्रयोग है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है कुतुबनकृत मृगावती में। कुतुबन, इसकी कहानी की आप बात करें तो कुतुबन नायक जो है चंद्रनगर का राजकुमार है। इसका नायक जो है वो चंद्रनगर का राजकुमार है और नायिका जो है वो कंचनपुर की राजकुमारी है। नायक जो है वो चंद्रनगर का राजकुमार है और नायिका जो है वो कंचनपुर की राजकुमारी है, ठीक है ना। और सहनायिका इसमें मृगावती है। इसकी भाषा की बात करें तो अवधी है। कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान थे। चिश्ती वंश के शेख बुरहान थे, याद रख लेना। गुरु जो है, कौन थे गुरु? किसके? कुतुबन के। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित रहते थे। किसके आश्रित थे? हुसैन शाह के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रथम प्रेमाख्यान रचना मानते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। चलते हैं आगे। कथा का सार,
कथा का सार की बात करें तो मृगावती जो है वो चंद्र नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार व कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। नायक मृगावती को पाने के लिए योगी वेश में घर से निकल जाता है। योगी वेश में घर से निकल जाता है। हमने देखा था कि हंसावली में भी नायक जो है वो योगी वेश में घर से निकलता है। अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, ठीक है ना, अनेक विकट परिस्थितियों का वो सामना करते हुए नायिका को प्राप्त करने के लिए जा रहा होता है। इसमें जो मृगावती है वो उड़ने की कला जानती है। सहनायिका की हम बात करें तो सहनायिका रुक्मिणी है। सहनायिका जो है वो रुक्मिणी है। नायक जो है रुक्मिणी को एक राक्षस से छुड़ाता है और रुक्मिणी के जो पिता है वो नायक के साथ ही रुक्मिणी का विवाह कर देते हैं। फिर जो नायक है वो आगे चला जाता है और बाद में वो पता चलता है उसको कि जो मृगावती है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके मतलब सिंहासन पर बैठी हुई है और वहाँ राज कर रही है। तो जो नायक है राजकुमार वो वहीं पर 12 वर्ष तक रहता है। और जब नायक के पिता को पता चलता है कि जो राजकुमार है वो वहाँ है, तब वो उसे बुलाया भेजते हैं। तब जो नायक राजकुमार जो है वो मृगावती को लेकर वहाँ से रवाना होता है और रास्ते में आते हुए रुक्मिणी को भी साथ में ले लेता है। नायिका सह नायिका जो है इसके अंदर रुक्मिणी बताई गई है और जिसका विवाह अभी किसके साथ हो जाता है, राजकुमार के साथ हो जाता है। और अंत में बताया गया कि जो राजकुमार है वो हाथी से गिरकर मर जाता है और साथ में रुक्मिणी और जो मृगावती है वो भी उसके साथ में सती हो जाती है। उससे संबंधित एक पद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में, रुक्मिणी पुनः वैसी मरी गई, रुक्मिणी पुनः वैसी मर गई, कुलवंती 700 सती बही। रुक्मिणी पुनः वैसे ही मरी गई, कुलवंती 700 सती बही। कुलवंती, यहाँ कुलवंती शब्द जो है ये मृगावती के लिए आया है। किसके लिए आया है? मृगावती के लिए आया है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा जो जाही नी आनु। ये इतना से ध्यान रखना, रुक्मिणी पुनी वैसी मर गई, कुलवंती 700 सती बही, कुलवंती 700 सती बही। ये बस आप ध्यान रख लेना। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैन कवि बनारसीदास, याद रख लेना, जैन कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित अर्धकथानक में, अपने आत्मचरित अर्धकथानक में, आत्मकथा जो थी बनारसीदास की आत्मकथा थी जिसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो है माना जाता है। जैन कवि बनारसीदास की जो आत्मकथा थी अर्धकथानक, जिसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है, उसकी रचना 1603 ईस्वी में हुई थी। उसमें वो लिखते हैं, कौन? बनारसीदास जैन लिखते हैं कि अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या, कौन है? जैन कवि बनारसीदास। अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय में हाट बाजार जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमलती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। ठीक है ना, मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। अर्थात जैन कवि की जो अर्धकथानक है आत्मकथा, जैन कवि बनारसीदास की जो आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा का क्या नाम है? अर्धकथानक। इसमें किसका नाम आया है? इसमें नाम आया है मृगावती का और मधुमालती का। और किसका नाम आया है? मधुमालती का। मधुमालती की रचना कब हुई थी? मधुमालती की रचना 1545 में हुई थी। कौन थे रचनाकार इसके? मंजन थे। ठीक है ना। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बजारा, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उच्चारा। अब ये पंक्तियां आ जाए, ठीक है ना। अब ये पंक्तियां आ जाए, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बजारा, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उचारा। तो हम मधुमालती और मृगावती का नाम सुनते ही हम सोचेंगे कि ये जो पंक्ति है ये इसके रचनाकार कौन होंगे? या तो कुतुबन होंगे या मंजन होंगे। ठीक है ना।
बनारसीदास जैन की तरफ तो हम जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन आज ये पढ़ने के बाद अब चले जाओगे, ठीक है ना। तो तब घर में बैठे रहे नाहि नहाट बजारा, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उचारा। तो ये किसके हैं, ये वाक्य जो है ये बनारसीदास जैन का है, बनारसीदास जैन। और ये जो कहानी है पूरी की पूरी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है, इसलिए आपके लिए ये क्या है, एक सोने पर सुहागे जैसी बात है। अर्धकथानक, मृगावती उड़ने की कला जानती थी, कोई समस्या नहीं है, सारी बातें आपको बता दी हैं। बात करते हैं मृगावती की। मृगावती की जब हम बात करते हैं, कब हुई थी रचना, रचना की हम बात करते हैं, रचना काल। तो रचना काल है इसका 1501 ईस्वी और 1503 ईस्वी। एक किसने माना है, एक माना है शुक्ल ने और 3 माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। अब इसके रचनाकार की बात करते हैं, कौन रचनाकार, कौन है इसके रचनाकार प्यारे बच्चों। रचनाकार की हम बात करते हैं तो रचनाकार है कुतुबन। कुतुबन की बात करते हैं तो कुतुबन के गुरु कौन थे, तो गुरु की बात करते हैं तो गुरु थे शेख बुरहान, जो है वो कुतुबन के गुरु थे। हम बात करते हैं मृगावती की भाषा की, भाषा की बात करते हैं तो कौन सी भाषा इसकी है, अवधी। हम बात करते हैं शैली की बात करते हैं तो क्या है, 5-5 5-5 अर्दालियों पर दोहे का क्रम रखा गया है। 5-5 अर्दालियों पर दोहे का क्रम रखा गया है। अब बात करते हैं इसके नायक की, तो नायक है राजकुमार। नायक कौन है, राजकुमार। नायिका की बात करते हैं, नायिका की बात करते हैं तो नायिका है मृगावती। मृगावती की बात करते हैं तो मृगावती उड़ने की कला जानती थी। सहनायिका की बात करते हैं, सहनायिका, सहनायिका की बात करते हैं तो कौन थी सहनायिका, सहनायिका थी रुक्मणी। कौन थी सहनायिका, रुक्मणी। रुक्मणी की बात करते हैं तो रुक्मणी को राजकुमार ने, किसने, राजकुमार ने, राजकुमार मतलब नायक ने, राजकुमार ने राक्षस से रक्षा की व विवाह किया। ठीक है ना, राक्षस से रथ की व रक्षा की व विवाह किया। अब मृगावती की अन्य बातें देखते हैं तो बनारसीदास जैन की आत्मकथा। बनारसीदास जैन की आत्मकथा का क्या नाम है, अर्धकथानक। ठीक है ना, इसमें क्या है, किसका आया है वर्णन अर्धकथानक में, अर्धकथानक में मृगावती व मधुमालती का वर्णन आया है।
मृगावती व मधुमालती का वर्णन आया है। किसमें? अर्धकथानक में। अब इसमें अगर दोहों की बात करते हैं तो कौन कौन सा है? पहले तो ये आया है, एक जगह तो ये आया है कि रुक्मणी वैसे ही मरी गई और कुलवंती सतसो सती बही। ये पंक्ति आप याद कर सकते हो कि उसमें कहा गया है कि जो राजकुमार है वो घोड़े से गिरकर मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो है जो दोनों रानियां हैं वो उसके साथ सती हो जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि नाहिन हाट बाजारा, कि बनारसीदास जैन कहते हैं कि हम बाजार में नहीं जाते थे और घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती की प्रतियां पोथियां ही पढ़ा करते थे। ये सारी बातें जो है इससे ली गई है। भाषा की बात हो गई है। और कोई तथ्यात्मक जानकारी रही है तो आप नोट कर सकते हैं। रचना काल है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाषा जो है इसकी अवधि है, शैली 5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम है। नायक राजकुमार है, नायिका मृगावती है, उड़ने की कला जानती है, सह नायिका रुक्मणी है। राजकुमार ने राक्षस से रक्षा की। बस ठीक है। हाँ, एक बात और है इसके साथ, यही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। शुक्ला अनुसार ये क्या है? प्रथम सूफी रचना है। प्रथम सूफी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती जो है वो प्रथम सूफी रचना मानी जाती है। तो इतनी ही बातें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्यिक इतिहास से एक भी बिंदु जो है वो नहीं छोड़ा गया है। अगर कोई छोटा बड़ा रह जाता है तो मैं देख लेता हूं, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो आज की क्लास इतनी रहेगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते एक छोटी सी चीज़ और थी, वो भी बता दूं मैं आपको। वो क्या थी? वो ये है कि पहले बताया है कि नहीं बताया? नहीं बताया तो बता देता हूँ, बता दिया तो भी अच्छी बात है। ये वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए वीडियो टेस्ट सीरीज है और इसी तरह की व्याख्याता के भी बना एक ही पाए हैं। ठीक है ना। संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा, 150 वीडियो क्लास रहेंगी, वो आपको मिल जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक की तो आराम से मिल जाएगी और लगभग वर्तमान में आपको 100 क्लासें आराम से उपलब्ध मिलेंगी। 50 क्लासें आपको मिल जाएंगी। टोटल आपको 150 क्लासें मिलेंगी। लगभग 200 घंटों की क्लास होगी। 6000 वस्तुनिष्ठ कम से कम होंगे। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हो गए। संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर 2 या 4 या 5 क्लासें तक हो सकती है। कम से कम 2 क्लास रहेगी प्रत्येक बिंदु पर। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में है। चाहे आप हिंदी व्याख्याता की टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की। और एक तरह से प्रत्येक बिंदु से पहले आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे कुछ टेस्ट, जैसे प्रयोगवाद है, आदिकाल है, ये सारे मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार सारांश जो है उसमें है। एक तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम अगर ये सारी क्लासें आप देखते हैं तो। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।